फाइनली मौसम सर वो अपने साथ जुड़ चुके हैं। आप सभी को मैं बता दूं, मौसम सर राजस्थान जी के एक्सपर्ट हैं और आज का हमारा टॉपिक है राजस्थान की मिट्टियां। मौसम सर आपको बताएंगे राजस्थान की मिट्टियों के बारे में, और उसके बाद आपको कोई भी चीज समझ में ना आए या कोई भी आपकी क्वेरी रहे तो आप उसको क्वेश्चंस के माध्यम से पूछ सकते हो। ठीक है मौसम जी, सर कंटिन्यू करें आप। हाँ, देखिए, सबसे पहले राजस्थान की सॉइल्स वाला जो चैप्टर है, बड़ा छोटा सा चैप्टर है और बड़ा इंपॉर्टेंट है। कोई भी एग्जाम्स हम देखते हैं तो उस एग्जाम में निश्चित रूप से कोई ना कोई क्वेश्चन इस चैप्टर से पूछा जाता है। और इस चैप्टर में बेसिकली मिट्टियों का जो क्लासिफिकेशन है, इसको दो तीन पार्ट्स में हम देखते हैं। जैसे सबसे पहले मिट्टियों का वर्गीकरण देखते हैं, उसके बाद मिट्टियों से संबंधित समस्याओं के बारे में बात करते हैं, और उसके बाद कुछ अन्य महत्वपूर्ण तत्व और देखते हैं मिट्टियों से रिलेटेड। और सबसे पहले हम देखो मिट्टियों के वर्गीकरण की बात करते हैं, तो जनरली दो क्लासिफिकेशन हम देखते हैं। एक तो राजस्थान के कृषि विभाग का जो वर्गीकरण है उसकी बात करते हैं, और दूसरा जो वर्गीकरण है वो है अमेरिकन एग्रीकल्चर डिपार्टमेंट का। राजस्थान के कृषि विभाग का जो वर्गीकरण है उसमें बेसिकली हम देखते हैं उर्वरता के आधार पर राजस्थान की मिट्टियों को 14 भागों में डिवाइड किया गया। कितने पार्ट्स में? 14 भागों में डिवाइड किया गया। किसके आधार पर? उर्वरता के आधार पर। जबकि अमेरिकन एग्रीकल्चर जो डिपार्टमेंट है, अगर उसकी मैं बात करता हूं, तो वो मिट्टी के संगठन और रासायनिक तत्वों की उपस्थिति के आधार पर। दो बातें हैं, देखो, राजस्थान का जो एग्रीकल्चर डिपार्टमेंट है वो उर्वरता के आधार पर क्लासिफिकेशन करता है, और अमेरिकन एग्रीकल्चर डिपार्टमेंट जो है वो 1991 ईस्वी में मिट्टियों का एक नवीन वर्गीकरण प्रस्तुत करता है। मिट्टियों के इस नवीन वर्गीकरण पद्धति के में जो बेस माना गया वो था रासायनिक तत्वों की उपस्थिति। रासायनिक तत्वों की उपस्थिति के आधार पर अमेरिकन एग्रीकल्चर डिपार्टमेंट ने संपूर्ण विश्व की मिट्टियों को 11 भागों में डिवाइड किया। तो हम बात कर रहे हैं, राजस्थान एग्रीकल्चर डिपार्टमेंट राजस्थान की मिट्टियों को 14 भागों में डिवाइड करता है उर्वरता के आधार पर, और अमेरिकन एग्रीकल्चर डिपार्टमेंट जो है वो कितने भागों में? 11 भागों में डिवाइड करता है। किसके आधार पर? रासायनिक तत्वों की उपस्थिति के आधार पर। देखो, पेपर की दृष्टि से अगर हम देखते हैं, 14 भाग जो है वो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है। ज्यादा इंपॉर्टेंट है अमेरिकन एग्रीकल्चर डिपार्टमेंट के जो 11 प्रकार की मिट्टियों का जो वर्गीकरण है, निश्चित सॉल्स। क्योंकि देखो, अमेरिकन एग्रीकल्चर डिपार्टमेंट जो है ऐसा तो लिखेगा नहीं कि भाई रेतीली मिट्टी है या हमारी पर्वतीय मिट्टी है या काली मिट्टी है। वो सबसे पहला जो मैं 5 प्रकार जो राजस्थान में पाए जाते हैं उनकी बात करता हूँ। तो सबसे पहला जो प्रकार है वो है एरिडोसॉल्स। उसके बाद फिर हम बात करते हैं एंटीसॉल्स। उसके बाद बात करते हैं इंसेप्टिसॉल्स। उसके बाद फिर मैं बात करता हूं, अगला जो प्रकार है वो है एल्फीसॉल्स। और लास्ट है हमारा वर्टिसॉल्स। तो पांचों प्रकारों में सबसे पहला जो प्रकार है एरिडोसॉल्स। एरिडोसॉल्स का मतलब राजस्थान के वर्गीकरण के आधार पर देखते हैं तो रेतीली बलुई मिट्टी। एरिडोसॉल्स मीन्स रेतीली बलुई मिट्टी। और हम जानते हैं रेतीली बलुई मिट्टी जो है वो राजस्थान के मुख्यतः पश्चिमी भूभाग में पाई जाती है, पश्चिमी हिस्से में पाई जाती है। अब पश्चिमी हिस्से में हम बेसिकली देखते हैं उत्तरी पश्चिमी रेतीला मैदान। उत्तरी, हाँ, उत्तरी पश्चिमी रेतीला जो मैदान है, उत्तरी पश्चिमी भी बोल सकते हैं हम। ठीक है, तो मोस्टली उत्तरी पश्चिमी रेतीले मैदान में हमारी एरिडोसॉल्स मिट्टी पाई जाती है। ठीक है, ये जो मिट्टी है, पहले मैं एक बार इसको पूरा बता देता हूँ एरिडोसॉल्स, उसके बाद आपकी क्वेश्चन ले लूंगा। एरिडोसोल जो है, मैंने कहा कि मोस्टली पश्चिम राजस्थान में या उत्तरी पश्चिमी। देखो, मिट्टियों में आपको एक बात मैं बता क्लियर कर देता हूं, यहां हम मोस्टली बात करते हैं, ज्योग्राफी सब्जेक्ट ऐसा है जिसमें हम मोस्टली बात करते हैं, एग्जैक्टली बात नहीं कर सकते। अब इसका मतलब ये नहीं है कि केवल उत्तरी पश्चिम राजस्थान में पाई जाती है, पूर्वी राजस्थान में नहीं पाई जाती। पूर्वी राजस्थान में भी रेतीली बलुई मिट्टी पाई जा सकती है, लेकिन मोस्टली कहाँ पाई जाती है? पश्चिम राजस्थान में पाई जाती है। ठीक है, तो मैंने कहा पहला प्रकार एरिडोसॉल्स, जिसको हम रेतीली बलुई मिट्टी बोलते हैं। ठीक है, इसमें दो तीन, अगर इसकी विशेषताओं की मैं आपसे बात करता हूं, तो सबसे पहली जो विशेषता है वो हम कह सकते हैं कि भाई ये मुख्यतः पश्चिम राजस्थान में पाई जाती है। दूसरा, अगर हम बात करते हैं तो राजस्थान के सर्वाधिक भूभाग पर विस्तृत जो मिट्टी है वो है कौन सी? एरिडोसॉल्स। उसके बाद तीसरा हम बात करते हैं, ये जो मिट्टी है बेसिकली कहते हैं कि चूना और बलुआ पत्थर की चट्टानों से के टूटने से इसका निर्माण हुआ है। इस मिट्टी के कण जो है वो कैसे होते हैं? मोटे होते हैं। और कणों के मोटे होने के कारण
इसकी दो बातें बड़ी महत्वपूर्ण है। इसकी जल अवशोषण क्षमता जो है बहुत ज्यादा होती है। जल अवशोषण क्षमता का क्या तात्पर्य है? जैसे आपने देखा होगा रेतीली मिट्टी है, आप उसमें अगर एक बाल्टी पानी डालेंगे तो बहुत इजी गोइंग, पानी का पता ही नहीं लगेगा पानी कहाँ चला जाएगा, तो बहुत जल्दी पानी को एब्जॉर्ब कर लेती है। तो जल अवशोषण क्षमता क्या है? बहुत ज्यादा है। और दूसरी बात है, दूसरी अगर जल अवशोषण क्षमता की बात में बात करता हूं तो वो है नमी धारण क्षमता। देखो, जल को एब्जॉर्ब करना जल अवशोषण, और नमी को अपने पास बनाए रखना उसको बोलते हैं नमी धारण क्षमता, नमी को धारण करने की क्षमता। तो इस मिट्टी की जल अवशोषण क्षमता तो बहुत ज्यादा है, लेकिन इस मिट्टी की नमी धारण क्षमता जो है वो बहुत कम है, क्योंकि जितनी जल्दी पानी अंदर जाता है उतनी ही जल्दी मिट्टी के कण क्योंकि मोटे हैं इसलिए आसानी से पानी वाष्पोत्सर्जित हो जाता है। तो जल अवशोषण क्षमता बहुत ज्यादा है और नमी धारण क्षमता जो है वो बहुत कम है। उसके बाद आगे अगर मैं देखता हूँ लास्ट, इसमें ये जो मिट्टी है ये कृषि की दृष्टि से बहुत ज्यादा उपजाऊ नहीं होती है। इसमें सोडियम और कैल्शियम लवण मोस्टली बहुत ज्यादा पाए जाते हैं। अब सोडियम लवण क्यों पाए जाते हैं, कैल्शियम लवण क्यों पाए जाते हैं? हाँ, कोई कुछ पूछना चाह रहा है? एक बार लास्ट लाइन में और इसकी बता देता हूँ, उसके बाद फिर आप जो भी आपकी क्वेश्चन है। मैंने कहा कि सोडियम लवण और कैल्शियम लवण, हम जानते हैं पश्चिम राजस्थान जो है बेसिकली 33 महासागर का अवशेष है। अब सागर महासागर का पानी जो है वो क्या है? लवणीय है। और 33 महासागर जो है, इस सागर में अब निश्चित रूप से हम कह रहे हैं कि भाई ये जब सागर समाप्त हुआ तभी तो इस रेतीले मैदान का निर्माण हुआ। मान लीजिएगा, आप ऐसे समझिए इसको, भाई खारे पानी में अगर हम मिट्टी डाल देंगे तो पानी समाप्त हो सकता है, लेकिन लवणता जो है वो लगातार मिट्टी में बनी रहती है। और उस मिट्टी में अगर वापस पानी डालते हैं तो निश्चित रूप से खारे पानी की झीलों का निर्माण हो जाता है। हम पढ़ते हैं पश्चिम राजस्थान में खारे पानी की झीलें पाई जाती हैं, किसके रूप में? 33 महासागर के अवशेष के रूप में। ठीक है, और सागर महासागरों का पानी कैसा होता है? लवणीय होता है। लवण का मतलब NaCl, सोडियम क्लोराइड। ठीक है, इसके अलावा देखो, हम पढ़ते हैं पश्चिम राजस्थान में सबसे ज्यादा जिप्सम जो है नागौर, बीकानेर, इन जिलों में मोस्टली देखने को मिलती है। और जिप्सम जो है उसका रासायनिक सूत्र अगर हम पढ़ते हैं तो वो है कैल्शियम सल्फेट 2H2O, CaSO4 2H2O। ठीक है, तो कैल्शियम लवण और सोडियम लवण, सोडियम लवण तो NaCl से आए, नमक से आए, और कैल्शियम लवण किससे आए? जिप्सम से आए। ठीक है, तो इस मिट्टी में कैल्शियम और सोडियम लवणों की प्रधानता है। बहुत ज्यादा पोषक तत्व इसमें नहीं पाए जाते, कृषि की दृष्टि से बहुत ज्यादा उपजाऊ नहीं होती है। और इस मिट्टी में केवल वर्षा आधारित कृषि को बोलते हैं बारानी कृषि। क्या बोलते हैं? बारानी कृषि। बारानी कृषि जो है वो इस मिट्टी में मोस्टली की जाती है। वर्षा हुई तो कृषि हो जाती है, अन्यथा कृषि। इस प्रकार से हमने पहला जो प्रकार था एल्डोसोल, जिसके बारे में हमने बात की। आपका कोई भी थ्योरी हो, कोई क्वेश्चन हो इससे संबंधित तो बिल्कुल आप सर ये आपने बताया कि संपूर्ण विश्व को ये 11 भाग में बांट के, तो सर इसमें सारे महाद्वीप इंक्लूड हो जाएंगे क्या साथ के साथ? ऐसे ये अमेरिकन एग्रीकल्चर डिपार्टमेंट। हाँ बिल्कुल, अमेरिकन एग्रीकल्चर डिपार्टमेंट ने मिट्टियों का नवीन वर्गीकरण प्रस्तुत किया, और उस वर्गीकरण का जो बेस था वो था मिट्टी का संगठन और रासायनिक तत्वों की उपस्थिति। उसके आधार पर मैंने कहा कि पूरे विश्व की मिट्टियों को उन्होंने 11 भागों में डिवाइड किया। ठीक है, और ये हम सौभाग्य की बात समझे राजस्थान की कि उन 11 में से 5 प्रकार की मिट्टियां हमारे राजस्थान में मौजूद है। वैसे मैंने कहा कि राजस्थान का एग्रीकल्चर डिपार्टमेंट तो 14 भागों में डिवाइड करता है, उनकी भी आपसे बात करेंगे 14 भाग कौन कौन से हैं, किस प्रकार से। ठीक है, तो पूरे विश्व की कौन कौन सी मिट्टी है ये? क्या कह रहे हो? जो 11 में से 5 प्रकार के राजस्थान में मिट्टी मिलती है, ये 5 प्रकार की कौन कौन सी मिट्टी है सर? पहला प्रकार मैंने आपको बताया एरिडोसॉल, जिसके बारे में मैंने डिटेल से भी आपसे चर्चा की है। दूसरा जो प्रकार है वो है एंटीसॉल्स। तीसरा जो प्रकार है वो है इंसेप्टिसॉल्स। चौथा जो प्रकार है वो है एल्फीसॉल्स। और पांचवा जो प्रकार है वो है वर्टिसॉल्स। वैसे अगर हम हमारे लैंग्वेज के हिसाब से बोले, पहली मिट्टी मैंने जैसे एरिडोसॉल्स की बात की तो वो थी रेतीली बलुई मिट्टी। दूसरा प्रकार जब हम एंटीसोल्स की बात करेंगे तो वो होगी लवणीय मिट्टी। तीसरा प्रकार जब इन सेप्टिसोल्स की बात करेंगे तो वो होगी पर्वतीय मिट्टी। चौथा प्रकार जब हम एल्फीसोल्स की बात करेंगे तो वो होगी जलोढ़ मिट्टी, दोमट मिट्टी या कछारी मिट्टी। और पांचवा प्रकार जो है वर्टिसोल्स की अगर मैं बात करूंगा तो वो होगी मध्यम काली मिट्टी। और कोई किसी स्टूडेंट का कोई क्वेश्चन हो? सर ये अधिकतर बारिश पे डिपेंड रहेगी, अगर बारिश होगी तो खेती होगी, नहीं तो नहीं होगी। हाँ, आप जानते हैं पश्चिम राजस्थान में केवल
और देखा जाए तो मोस्टली वर्षा आधारित बारानी कृषि, उसको कृषि के बहुत सारे प्रकार है, समोच्च कृषि, कंटूर कृषि, स्थानांतरित कृषि, ठीक है, मिश्रित कृषि। बेसिकली मिश्रित कृषि भी राजस्थान में खूब की जाती है, ठीक है। तो मिश्रित कृषि तो बहुत सारे प्रकार हैं, जिनमें एक प्रकार है बारानी कृषि। बारानी कृषि का मतलब होता है वर्षा हुई तो कृषि हो जाती है, जनरली नहीं होती है। देखो कृषि के लिहाज से देखते हैं, राजस्थान में सर्वाधिक कृषि योग्य जो जिला है वो बाड़मेर है। लगता नहीं है बाड़मेर सबसे ज्यादा कृषि योग्य भूमि बाड़मेर में होगी, वो एक अलग बात है कि पानी की अपर्याप्तता की वजह से वहां केवल बारानी कृषि होती है। हालांकि भूमि तो अवेलेबल है, कृषि के लायक भूमि तो है। आप ऐसे समझिए कि भाई आपके पास 10 बीघा भूमि है, लेकिन पानी की अपर्याप्तता की वजह से आप 2 बीघा पे ही कृषि कर पाते हैं। तो इसका मतलब ये तो नहीं है कि 8 बीघा आपकी कृषि के लायक भूमि नहीं है, वो भी कृषि के लायक है, लेकिन पानी की अपर्याप्तता की वजह से आप कृषि नहीं कर पा रहे हैं। इसलिए हम पढ़ते हैं राजस्थान में सर्वाधिक कृषि योग्य भूमि वाला जिला बाड़मेर। और कोई? सर सर्वाधिक कृषि के लिए मिट्टी कौन सी उपयोगी होती है सर? हाँ देखिए, कृषि के लिए राजस्थान के संदर्भ में हम जरूर मिट्टी पढ़ते हैं, जलोढ़ मिट्टी, इसी को बोलते हैं दोमट मिट्टी, इसी को बोलते हैं कछारी मिट्टी। बेसिकली ये नदियों के द्वारा बहाकर लाई गई मिट्टी है। देखो मैं जनरली 5 प्रकार जो मैंने आपको बताए हैं, मैं एक एक टाइप पर आगे बढ़ने की मेरी प्लानिंग है कि सबसे पहला जो टाइप हमने पढ़ा है रेतीली बलुई मिट्टी, या इसी को हम बोल देते हैं एरिडोसॉल्स। उसके बाद अगला, हालांकि मैंने आपका जो क्वेश्चन था कि राजस्थान में सर्वाधिक उपजाऊ मिट्टी कौन सी है, वो है जलोढ़ मिट्टी, कछारी मिट्टी, दोमट मिट्टी, या इसी को बोलते हैं एल्फी सॉल्ट। और ये मोस्टली पूर्वी राजस्थान में पाई जाती है और नदियों के द्वारा बहाकर लाई गई मिट्टी का, और नदियों के द्वारा बहाकर लाई गई है तो इसमें समस्त आवश्यक पोषक तत्व खूब पाए जाते हैं, ठीक है। बेसिकली बस इसमें ह्यूमस जो है, ह्यूमस का मतलब होता है सड़ी गली जो खाद से जो पदार्थ बनता है उसको बोलते हैं ह्यूमस। तो ह्यूमस बहुत ज्यादा नहीं मिलता है इसमें, वैसे इसमें समस्त आवश्यक पोषक तत्व। हालांकि ये जो लवण जो है, मैंने अभी आपसे सोडियम और पोटेशियम या कैल्शियम की बात की, ये बहुत ज्यादा नहीं पाए जाते इसमें। और बाकी नाइट्रोजन वगैरह जो बाकी जो आवश्यक पोषक तत्व है, वो सारे पोषक तत्व इसमें पाए जाते हैं। और इस मिट्टी को भी बेसिकली 2 पार्ट्स में डिवाइड करते हैं। जलोढ़ मिट्टी जो है नदियों के द्वारा बहाकर लाई गई मिट्टी है। अब देखो नदियों के द्वारा बहाकर लाई गई मिट्टी को 2 पार्ट्स में डिवाइड करते हैं। एक मिट्टी कहलाती है खादर और दूसरी कहलाती है बांगर। अब नदियों के द्वारा बहाकर लाई गई प्राचीनतम जलोढ़, जैसे मान लो कोई नदी, जैसे हम सरस्वती नदी की बात करते हैं, सरस्वती नदी जो है वो वैदिक काल में बहा करती थी और अब वो विलुप्त हो चुकी है। अब उस नदी के आसपास जो मिट्टी बहाकर लाई गई, या उस नदी के द्वारा जो मिट्टी बहाकर लाई गई उसके आसपास जमा हुई। अब चूंकि नदी विलुप्त हो चुकी है तो मिट्टी भी क्या हो चुकी है, प्राचीन हो चुकी है। तो नदियों द्वारा बहाकर लाई गई प्राचीन जलोढ़ मिट्टी को तो बोला जाता है बांगर। और अगर मान लो वर्तमान में नदियां बह रही हैं, उनके आसपास के बहाव क्षेत्र में जो नई मिट्टी लाकर प्रतिवर्ष जमा कर दी जाती है, तो उस मिट्टी को बोलते हैं खादर। नदियों द्वारा बहाकर लाई गई नवीनतम जलोढ़ मिट्टी को तो खादर कहा जाता है, और नदियों द्वारा बहाकर लाई गई प्राचीनतम जलोढ़ मिट्टी को बांगर कहा जाता है। जैसे बांगड़ क्षेत्र हम पढ़ते हैं। हाँ सर, ये जैसे गंगा के प्लेन्स है, इसमें खादर आएगी ना, जैसे गंगा हो गई, ऊपर से जितनी भी इधर ब्रह्मपुत्र हो गई जो लेके आती है मिट्टी को। हाँ बिल्कुल, मैंने कहा जैसे वर्तमान में भाई जो गंगा है, यमुना है, इन नदियों के आसपास के बहाव क्षेत्र में सही मायने में हम जानते हैं, नेशनल ज्योग्राफी का जब हम भौतिक विभाजन पढ़ते हैं उस समय हम पढ़ते भी हैं खादर का मैदान, बांगर क्षेत्र पढ़ते भी हैं, क्योंकि खादर बांगर का मतलब है यही है, नदियों द्वारा बहाकर लाई गई प्राचीनतम जलोढ़ को कहा जाता है बांगर। जिसे हमारे राजस्थान में हम पढ़ते हैं ना बांगड़ क्षेत्र या शेखावाटी क्षेत्र, उसको बांगड़ या शेखावटी क्यों बोलते हैं, उसका रीजन तो यही है क्योंकि वहां सरस्वती नदी बहती थी और सरस्वती नदी विलुप्त हो चुकी है। वो सारा क्षेत्र जो है सरस्वती नदी के आसपास का क्षेत्र था। अब सरस्वती नदी तो वैदिक कालीन नदी है, ठीक है, वो विलुप्त हो चुकी है। हालांकि उसके मार्ग में वर्तमान में घग्गर नदी बहती है, लेकिन वो सारा क्षेत्र सरस्वती नदी द्वारा बहाकर लाई गई जलोढ़ मिट्टी से निर्मित है और वो मिट्टी प्राचीन हो चुकी है, इसलिए उसको बोलते हैं बांगर। बांगर से बिगड़कर बना बांगड़, और वो पूरा शेखावाटी क्षेत्र, शिखर जुनून वाला क्षेत्र है, उसको हम बांगड़ बोल देते हैं। सुन पा रहे हो ना? देखो उसके बाद दूसरा जो प्रकार है, मैंने पहला प्रकार आपको क्लियर कर दिया है एरिडोसॉल्स, इसमें कोई दिक्कत आपको? नहीं सर। उसके बाद सेकंड जो, हाँ दूसरा जो प्रकार है वो है हमारा एंटीसॉल्स। एंटीसॉल्स का मतलब होता है लवणीय मिट्टी। अब पश्चिम राजस्थान की मिट्टी मोस्टली लवणीय है, सारी लवणीय है, लेकिन कुछ क्षेत्र जैसे लूनी नदी का अफवाह वाला जो क्षेत्र है, लूनी नदी जो है अजमेर से निकलती है, नाग पहाड़ियों से, अजमेर से नागौर, नागौर से पाली, पाली से जोधपुर, जोधपुर से बाड़मेर, बाड़मेर से जालोर, होती हुई अंत में कच्छ की खाड़ी में अपना जल ले जाती है,
तो ये जो जिले मैंने बोले, नागौर है, पाली है, दक्षिणी जोधपुर है, बाड़मेर है, जालोर है, ये जो क्षेत्र है ये है लूनी नदी का अपवाह क्षेत्र। इस क्षेत्र में इधर से देखो अरब सागर वाली मानसूनी पवनें आती हैं। अरब सागर वाली मानसूनी पवनें जो है इधर सबसे पहले जो एंट्री करती है वो गुजरात से करती है। अब गुजरात में हम देखते हैं कच्छ का रण, कच्छ का रण जो क्षेत्र वाला जो भूभाग है ये लगातार किसके संपर्क में रहता है? ये लगातार अरब सागर के जल के संपर्क में रहता है या कच्छ की खाड़ी के संपर्क में रहता है। और सागर या लवणीय जो जल है उसके संपर्क में रहने के कारण धीरे धीरे लवण जो है घुलकर सतह पर आ जाते हैं। कच्छ का जो रण है उस क्षेत्र के ऊपरी भूभाग में लवण घुलकर आ जाते हैं। जब अरब सागर से मानसूनी पवनें राजस्थान में एंट्री करती हैं तो इन लवणों को अपने साथ उड़ाकर लेकर चलती हैं और आगे चलकर इस क्षेत्र में जो मैंने अभी आपको बताया है, जालोर, बाड़मेर, पाली, दक्षिणी जोधपुर, इस क्षेत्र में लाकर ये अरब सागर वाली मानसूनी पवनें लवणों को लाकर डाल देती। तो यहाँ की जो मिट्टी है वो तुलनात्मक रूप से बाकी पश्चिम राजस्थान की मिट्टी से ज्यादा लवणीय होती है। हम पढ़ते हैं लूनी नदी, कौन सी नदी? लूनी नदी। लूनी नदी जो है उद्गम नागपहाड़ी अजमेर से हुआ और अजमेर से उद्गमित होने के पश्चात यहाँ से आगे बहती हुई हम पढ़ते हैं बालोतरा, बाड़मेर तक इसका पानी पूर्णतः खारा हो जाता है। आपसे पूछा जाए भाई क्यों हो जाता है, जबकि वर्षा जल तो मीठा जल होता है, लेकिन धीरे धीरे ये कहाँ बहती है? लवणी मिट्टी में बहती है। और लवणी मिट्टी में बहने के कारण मैंने अभी बताया ना आपको, इस क्षेत्र में लवण लाकर अरब सागर वाली मानसूनी पवनों द्वारा डाल दिया जाता है, पहली बात। अब लूनी नदी नागपहाड़ी अजमेर से निकलती है, प्रारंभिक तौर पर पानी मीठा होता है, लेकिन धीरे धीरे ये नदी बहती है कहाँ? नागौर, नागौर से दक्षिणी जोधपुर, पाली, जालोर, बाड़मेर, इन जिलों से बहती है। और इन जिलों में मैंने कहा अरब सागर वाली मानसूनी पवनों द्वारा यहाँ लवण लाकर डाल दिए जाते हैं और लवण वो सतह पर रहते हैं। जैसे जैसे नदी आगे बढ़ती है वैसे वैसे ये लवण इस नदी में क्या हो जाते हैं? घुल जाते हैं और बालोतरा, बाड़मेर तक ये नदी पूर्णतः खारी हो जाती है। इसलिए हम पढ़ते हैं कि लूनी नदी को खारी मीठी नदी के नाम से भी जाना जाता है। क्यों? प्रारंभ में पानी मीठा होता है और बाद में इसका पानी खारा हो जाता है। तो ये हमारा दूसरा प्रकार था, कौन सी मिट्टी? लवणीय मिट्टी, या इसी को हम बोल देते हैं एंटीसॉल। एंटीसॉल्स या लवणीय मिट्टी को दिक्कत, देखो लवणीय मिट्टी में बेसिकली लवण अवरोधी घासें पाई जाती हैं जनरली, इसमें बाकी और कोई ज्यादा वनस्पतियां नहीं पाई जाती हैं। उसके बाद अगला प्रकार हम पढ़ते हैं इंसेप्टिसॉल्स। इंसेप्टिसॉल्स बोलते हैं पर्वतीय मिट्टी को, इसको बोलते हैं पर्वतीय मिट्टी। हाँ, और पर्वत हम जानते हैं अरावली पर्वतीय क्षेत्र। अरावली पर्वतीय क्षेत्र में पाई जाने वाली मिट्टी जो है वो मोस्टली इंसेप्टिसॉल्स है, ठीक है। और ये जो मिट्टी है इंसेप्टिसॉल्स, इस मिट्टी का रंग जो है वो लाल होता है। क्यों होता है? क्योंकि इसमें लौह ऑक्साइड तत्व पाए जाते हैं। लौह ऑक्साइड तत्वों की उपस्थिति के कारण इस मिट्टी का रंग लाल होता है। ये जो मिट्टी है बेसिकली इसमें आयरन तत्व पाए जाते हैं, लौह ऑक्साइड तत्व पाए जाते हैं, इसलिए मैंने कहा कि मिट्टी का रंग लाल होता है। और ये जो मिट्टी है बेसिकली इसमें खेती के लिए कोई बहुत ज्यादा उपजाऊ नहीं होती है। इसमें मक्का की खेती, राजस्थान में सबसे ज्यादा मक्का की खेती जो है वो चित्तौड़गढ़ जिले में होती है, अरावली पर्वतीय क्षेत्र में होती है, अगर क्षेत्र की बात करते हैं, ठीक है। तो मक्का की खेती इसमें मोस्टली होती है। और मैंने कहा कि बहुत ज्यादा कृषि के लिए ये भी उपजाऊ नहीं है। इसमें जंगल जो है वो आसानी से विकसित हो जाते हैं, बहुत ही महत्वपूर्ण बात। देखो अरावली पर्वतीय क्षेत्र में स्थानांतरित कृषि हम पढ़ते हैं। बेसिकली स्थानांतरित कृषि केवल अरावली की बात नहीं करते हैं, संपूर्ण जितने भी पर्वतीय क्षेत्र हैं उन समस्त पर्वतीय क्षेत्रों में की जाने वाली कृषि को स्थानांतरित कृषि बोलते हैं। स्थानांतरित कृषि क्यों बोलते हैं? नॉर्थ ईस्ट हो गया सर, है ना? हाँ, नॉर्थ ईस्ट में अगर हम देखते हैं तो वहां इसको झूमिंग बोलते हैं। क्या बोलते हैं? हाँ। देखो मैं बता रहा हूँ आपको इसके बारे में डिटेल से। स्थानांतरित कृषि है क्या? मैंने कहा कि समस्त पर्वतीय क्षेत्रों में की जाने वाली कृषि को स्थानांतरित कृषि बोलते हैं। स्थानांतरित कृषि इसलिए बोलते हैं क्योंकि जैसे इसमें क्या होता है, पर्वतीय क्षेत्रों में जंगल को साफ कर लिया जाता है, काट लिया जाता है, वहां खेती की जाती है। 2-3 वर्ष पश्चात वो भूमि जो है बंजर हो जाती है, फिर उसको छोड़ दिया जाता है। फिर दूसरी जगह जंगल को काट लिया जाता है, वहां खेती की जाती है। फिर तीसरी जगह काट लिया जाता है, वहां खेती की जाती है। तो बार बार इसका हर तीसरे चौथे वर्ष क्या होता है, ट्रांसफर होता है। इसलिए तो इसको बोलते हैं स्थानांतरित कृषि। इस कृषि को अलग अलग देशों में, अलग अलग राज्यों में, अलग अलग क्षेत्रों में अलग अलग उपनामों से जाना जाता है। जैसे मैंने अभी आप बात कर रहे थे नॉर्थ ईस्ट में बेसिकली इसको झूमिंग बोलते हैं। और सबसे ज्यादा जो है असम में
असम में जो चाय के बागान है वो बेसिकली पर्वतीय क्षेत्रों पर हैं, झूमिंग कृषि के अंतर्गत मोस्टली। तो असम में इसको झूमिंग कहा जाता है, या नॉर्थ ईस्ट में झूमिंग कहा जाता है। छत्तीसगढ़ में इसको दिप्पा कहा जाता है। क्या कहा जाता है? दिप्पा। तो अलग अलग, मैंने कहा अलग अलग राज्यों में इसका अलग अलग नाम है। राजस्थान के अरावली पर्वतीय क्षेत्र में इस मिट्टी को वालरा, चिमाता या दजिया कहा जाता है। 3 नाम इसके हम राजस्थान में लिखते हैं, एक है वालरा, दूसरा है चिमाता और तीसरा है दजिया। वालरा क्या है, चिमाता क्या है, दजिया क्या है, ये भी एक समझने वाली बात। देखो 2 चीजें हैं, एक तो होता है पर्वत और एक होता है पठार। पठार किसको बोलेंगे? अगर किसी भी पर्वत का ऊपरी भाग समतल हो, ऊपरी भाग अगर समतल होगा तो उसको हम बोल देते हैं पठार। जैसे राजस्थान का सबसे ऊंचा पठार तो है उड़िया का पठार। तो राजस्थान की सबसे ऊंची चोटी जो है वो है गुरु शिखर। तो सबसे ऊंचा पठार जो है उड़िया का पठार, क्योंकि ऊपरी भाग, अगर किसी पर्वत का ऊपरी भाग क्या हो, समतल हो, तो निश्चित रूप से हम उसको बोल देते हैं पठार। अब पठारी क्षेत्र पर अगर ये कृषि की जाए तो फिर इसको क्या बोलते हैं? तो इसको बोलते हैं चिमाता। क्या बोलते हैं? अगर ये पठारी क्षेत्र में की जाती है तो पठारी क्षेत्र में की जाने वाली इस तरह कृषि तो क्या कहलाती है? चिमाता कहलाती है। और अगर ये पर्वतीय ढलान पर की जाए, जैसे मान लो भाई पर्वत के ऊपरी समतल भाग पर की जाए तो चिमाता, तो पर्वत के ढलान पर की जाए तो फिर ये कहलाती है वालरा। क्या कहलाती है? वालरा। पर्वतीय ढलान पर अगर की जाती है, देखो 2 बातें हैं, मैंने कहा ऊपरी समतल भाग पर की जाए तो चिमाता, दोनों और ढलान पर की जाए तो वालरा। और अगर मान लो जंगल, मैदानी भूभाग में कोई जंगल है और उस जंगल को काट कर, जैसे मान लो हम पढ़ते हैं सरिस्का जो हमारा अभ्यारण्य है, या जंगल जो मैदानी क्षेत्र में स्थित जो जंगल है, उस जंगल को काट कर कृषि की जाए तो उसको बोलते हैं दजिया। तो मैदानी क्षेत्र में की जाने वाली, हाँ, मैदानी क्षेत्र में की जाने वाली जो कृषि है वो कहलाती है दजिया। पर्वतीय ढलान पर की जाने वाली कृषि कहलाती है वालरा। और पर्वतीय समतल भूभाग मतलब पठार पर की जाने वाली कृषि जो है वो कहलाती है चिमाता। जो प्रकार है मिट्टियों का वो मैंने आपको एल्फी सोल्स बता ही दिया है। पूर्वी राजस्थान में नदियों के द्वारा भाग करने की मिट्टी है, सर्वाधिक उपजाऊ है, इसके बारे में मैंने आपसे डिस्कस कर लिया। लास्ट जो प्रकार हमारा 5वां जो प्रकार है वो है वर्टिसॉल्स। और वर्टिसॉल्स को हम बोल देते हैं मध्यम काली मिट्टी। देखो हमारा दक्षिणी पूर्वी हाड़ौती का जो पठार है, कोटा, बूंदी, बारा, झालावाड़, ये जो क्षेत्र है, ये जो क्षेत्र है ये ज्वालामुखी के लावा से निर्मित है। और ज्वालामुखी के लावा से निर्मित होने के कारण यहाँ आग्नेय चट्टानें पाई जाती है। उन आग्नेय चट्टानों के टूटने से, उनके घिसने से, उनके अपक्षय से यहाँ काली मिट्टी की प्रधानता है। तो काली मिट्टी का निर्माण जो है बेसाल्ट लावा, मतलब आग्नेय चट्टानें जो है इनके टूटने से इनका निर्माण हुआ। अब चूंकि घिसने से इसका निर्माण हुआ है तो इसके कण जो है बहुत बारीक होते हैं। और कणों के बारीक होने के कारण, देखो ध्यान करिए, एरिडोसॉल्स कण मोटे थे, जल अवशोषण क्षमता सर्वाधिक और नमी धारण क्षमता बहुत कम। यहाँ कण बारीक है तो जल अवशोषण क्षमता बहुत कम और नमी धारण क्षमता बहुत ज्यादा। तो उसका उल्टा होता है, वहां जल अवशोषण क्षमता बहुत ज्यादा थी, यहाँ जल अवशोषण क्षमता बहुत कम है। वहां नमी धारण क्षमता बहुत कम थी, यहाँ नमी धारण क्षमता बहुत ज्यादा है। जैसे आप देखते हैं चिकनी जो मिट्टी है, इस मिट्टी को हम रेगुर मिट्टी भी बोलते हैं, चिकनी मिट्टी बोलते हैं, ठीक है। इसको स्वतः जोत की मिट्टी भी बोलते हैं, भंगुर मिट्टी भी बोलते हैं इसको, क्योंकि देखो ये जो मिट्टी है सूखने के पश्चात इसमें दरारें पड़ जाती है, इसलिए इसको स्वतः जोत की मिट्टी बोल देते हैं। चिकनी मिट्टी जो होती है आपको पता होगा, वर्षा काल के दौरान सारा खेत सूख जाता है, लेकिन जहाँ चिकनी मिट्टी होती है वो नहीं सूखता है। क्यों? क्योंकि इसकी मिट्टी के कण बहुत बारीक होते हैं, कणों के बारीक होने के कारण इसकी जल अवशोषण क्षमता जो है बहुत कम होती है, बहुत स्लो मोशन में पानी अंदर जाता है। लेकिन जब पानी अंदर चला जाता है तो उसका आसानी से निकलना बाहर नहीं होता है। जितना स्ट्रगल करके पानी अंदर जाता है उससे कहीं ज्यादा स्ट्रगल उसको बाहर निकलने में करना पड़ता है। तो जल अवशोषण क्षमता बहुत कम है, लेकिन नमी धारण क्षमता जो है बहुत ज्यादा है, ठीक है। ये जो मिट्टी है, इस मिट्टी में कपास और गन्ना की खेती मोस्टली सबसे ज्यादा की जाती है। कपास और गन्ना की खेती के लिए बहुत अच्छी ये मिट्टी मानी जाती है, इसलिए इस मिट्टी को कपासी मृदा के नाम से भी जाना जाता है, ठीक है। तो ये मिट्टी हुई हमारी कौन सी मिट्टी? वर्टिसॉल्स या मध्यम काली मिट्टी। तो आपसे एक क्वेश्चन पूछा जाए सर कि भाई ये राजस्थान गुजरात में सर कपास सबसे ज्यादा होती है, तो ये काली मिट्टी में होती है ना? नहीं, अभी देखो मैं क्वेश्चन आपसे यहाँ डिस्कस कर रहा हूँ, वो इसी से रिलेटेड है। जनरली हम पढ़ते हैं कि भाई राजस्थान में काली जो मिट्टी है जिसको हम कपासी मृदा बोलते हैं, ठीक है,
लेकिन राजस्थान में सबसे ज्यादा कपास का उत्पादन कहाँ होना चाहिए आपके हिसाब से? कोटा बुंदीवारा झालावाड़ में होना चाहिए, जहाँ काली मिट्टी है, जी लेकिन सर। नहीं होता। सबसे ज्यादा कपास का उत्पादन जो है वो श्री गंगानगर हनुमानगढ़ में होता है। सर उधर वो नहर भी तो लग जाती है ना सर, इंदिरा गांधी नहर। नहीं, पानी की तो यहाँ भी कमी नहीं है। राजस्थान में सर्वाधिक वर्षा वाला जो क्षेत्र है वो दक्षिणी पूर्वी हाड़ौती का पठारी है। नहीं, क्वेश्चन आप देखो, सोचने वाला क्वेश्चन है भाई। हम कह रहे हैं सबसे ज्यादा मिट्टी जो है कपास की जो मिट्टी है, कपास के लिए सर्वोत्तम मिट्टी जो है कोटा बुंदीवारा झालावाड़ में पाई जाती है, लेकिन सबसे ज्यादा कपास का उत्पादन श्रीगंगानगर हनुमानगढ़ में होता है। क्वेश्चन तो सोचने वाला है ना। हाँ सर, ये ऐसा तो अरावली का तो कोई रीजन नहीं है सर इसमें, जैसे नहीं, अरावली की एक बेसिकली साइड वर्षा देखो, यहाँ जो रीजन है मैं बता देता हूँ आपको। यहाँ जो दक्षिणी पूर्वी हाड़ौती का जो पठार है या कोटा संभाग जो है, यहाँ बहुत ज्यादा वर्षा होती है। वर्षा होने के कारण वायुमंडल में बहुत ज्यादा नमी होती है, बहुत ज्यादा आर्द्रता होती है। कपास मिट्टी का कोई दोष नहीं है, काली मिट्टी है, खूब अच्छी कपास की फसल होती है, लेकिन यहाँ की जो क्लाइमेट है, यहाँ की जो जलवायु है, वो इस कपास को सपोर्ट नहीं करती है। मतलब ये है कि कपास तो अच्छा पैदा होता है, लेकिन जब कपास खिलता है तो उसमें जो सफेद जो कपास आता है वो वायुमंडल की नमी को एब्जॉर्ब कर लेता है, और नमी को एब्जॉर्ब करने के कारण उसका रंग जो है, उसका कलर जो है फाल्ट हो जाता है, वो सफेद ना रहकर पीला हो जाता है। अब उत्पादन तो अच्छा होता है, लेकिन पीला कपास भाई मार्केट में कौन खरीदेगा? ठीक है, इसलिए वहां के किसान जो है कपास बोना ही उचित नहीं समझते। अगर वह उनको क्लाइमेट वाली प्रॉब्लम ना होती तो मिट्टी का कोई दोष नहीं है। मिट्टी में तो काफी अच्छा उत्पादन होता है, काली मिट्टी काफी सपोर्ट करती है कपास को, लेकिन वहां की क्लाइमेट सपोर्ट नहीं करती है। दूसरी ओर श्री गंगानगर जो है, वहां हालांकि काली मिट्टी नहीं है, वहां की जो मिट्टी है उसको सिरोजम मिट्टी बोलते हैं वैसे राजस्थान के एग्रीकल्चर डिपार्टमेंट के आधार पर। तो वो मैं कह रहा हूँ कि काली मिट्टी नहीं है, उतनी उपजाऊ नहीं है, लेकिन वहां का क्लाइमेट जो है वो प्रॉपर सपोर्ट करता है कपास को, इसलिए वहां के लोग ज्यादा कपास बोते हैं। पानी भी पर्याप्त है और क्लाइमेट भी सपोर्ट करता है। यहाँ पानी तो पर्याप्त है, मिट्टी भी अच्छी है, लेकिन क्लाइमेट सपोर्ट नहीं करता। हाँ जी, मिट्टी के बारे में आपने जो क्वेश्चंस किए बहुत ही अच्छे थे। आई थिंक सभी बच्चों को पसंद आए होंगे। नेक्स्ट जो हम थैंक्स क्लास लेंगे, सर वो लेंगे अपन राजस्थान एग्रीकल्चर डिपार्टमेंट का जो वर्गीकरण है मिट्टी का, उसके बारे में पढ़ेंगे। आज के लिए इतना ही।